कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 55 डिस्कस करते हैं और इस पेज में 2-3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, और इसमें बीट्स कैसे बनती हैं और फ्रीक्वेंसीज में क्या रिलेशन रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बीट्स की, ये समझना है। और इसके बाद में स्टेशनरी वेव की इक्वेशन भी इसी पेज में डिस्कस करनी है। स्टेशनरी वेव का मतलब होता है ए वेव विच इज़ नॉट प्रोपेगेटिंग। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक तो प्रोपेगेटिंग वेव्स होती हैं, ट्रैवलिंग वेव्स जो मूव करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जाती हैं, और दूसरा कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जो मूव नहीं करती हैं, तो उन्हें स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो स्टेशनरी वेव के लिए भी हम इक्वेशन सीखेंगे इस पेज में। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो बीट्स बनने के लिए दो इक्वेशन के बीच में फ्रीक्वेंसी में एक माइनर डिफरेंस होना चाहिए। अगर इस तरह का माइनर डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज में होता है दो वेव्स में, तो उनके इंटरफेरेंस से बीट्स बनती हैं। बीट्स का मतलब होता है कि इंटेंसिटी का कम ज़्यादा होना, फ्रीक्वेंटली कम ज़्यादा होना। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। तो इस तरह का जो पैटर्न देखने को मिलता है, इसे बीट फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बीट फॉर्मेशन के लिए एक मैंने नेसेसरी कंडीशन बताई है, तभी ऑब्जर्व करते हैं बीट्स, यानी तभी बनती हैं। अगर ऐसा नहीं हो, अगर दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, या तो डिफरेंस बिल्कुल हो ही ना, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तब हम बीट्स ऑब्जर्व नहीं करते, बीट बनती नहीं है। तो बीट्स बनने के लिए ये होता है हमेशा कि जो दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं, उनके बीच में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, जरूर हो, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो हम दो वेव्स मान के चलते हैं और उनको बस इंटरफेरेंस का उनका मैथमेटिक्स सोल्व करना है और बीट्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर लेनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों वेव्स की इक्वेशन हमने मान ली। पहली वेव की इक्वेशन है y1 = a sin ω1t - kx। पहली वेव की इक्वेशन है y1 = a sin ω1t - kx। तो इसमें a एम्पलीट्यूड है पहली वेव का, और ω1 इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है, और k इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट है। इसी तरीके से दूसरी वेव है y2 = a sin ω2t - kx। तो एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ भी सेम ही माना है, दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड a माना है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ω2 मानी है, क्योंकि दोनों की सेम नहीं लेनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक की ω1 ली है तो दूसरी ω2 ली है, ठीक है। और प्रोपगेशन कांस्टेंट मैंने इसका भी k ही मान लिया है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि बीट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं। उस पॉइंट पे ही ऑब्जर्व करेंगे कि बीट बनते हैं, यानी इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करेंगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और अगर इंक्रीज होती है तो कितने टाइम पीरियड के बाद में इंक्रीज हो रही है, तो क्या वो टाइम पीरियड फिक्स्ड है, एक रेगुलर पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो x = 0 पे मैं उस पॉइंट को लेके चल रहा हूँ। x = 0 पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे कि इंटेंसिटी की क्या सिचुएशन है। तो x = 0 इन दोनों इक्वेशन में अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे, तो जो लास्ट वाली टर्म्स थी kx वाली टर्म्स, वो दोनों टर्म्स 0 हो जाए, मतलब वो टर्म दोनों इक्वेशंस में 0 हो जाती है। ω1t - kx थी पहली, वहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 रखी, तो वो इट रिड्यूसेस टू y1 = a sin ω1t ओनली। और दूसरी वाली इक्वेशन थी y2 = a sin ω2t - kx। इसमें भी x की वैल्यू 0 रखने से kx वाली टर्म इलोप हो गई, तो इट रिड्यूसेस टू y2 = a sin ω2t। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। द अबोव इक्वेशंस रिड्यूस टू y1 = a sin ω1t एंड y2 = a sin ω2t। अब इस ω1 को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, आप लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, और मैंने इसके सामने लिख दिया इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। ω = 2πn, तो ω1 को लिख दिया 2πn1 और ω2 को लिख दिया 2πn2। तो इक्वेशन बन गई मेरी, पहली इक्वेशन बन गई y1 = a sin 2πn1t, और दूसरी इक्वेशन बन गई y2 = a sin 2πn2t। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। y = y1 + y2 होता है। इसमें y1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। y = a sin 2πn1t + a sin 2πn2t।
अब केवल इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला से हम सोल्व कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। और जब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे y इक्वल टू 2a साइन, पहला बनेगा पाई n1 प्लस n2 ब्रैकेट में इंटू टी, और दूसरा बनेगा कोस पाई ब्रैकेट में n1 माइनस n2 इंटू टी। तो इसमें कोस वाली टर्म को पहले लिख लिया मैंने, साइन वाली टर्म को बाद में लिख लिया। और ये जो 2a यानी जो पहली टर्म बनी है कोस वाली टर्म 2a कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, इसे a सब्सटीट्यूट कर लिया। तो ये a सब्सटीट्यूट करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बिना सब्सटीट्यूट के भी अगर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में देख सकें, और एम्पलीट्यूड की फॉर्म में सिर्फ देखना इस कोस वाली टर्म को है, साइन वाली टर्म को नहीं देख सकते आप। साइन वाली टर्म को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो आप गिवन वेव्स की इक्वेशन लेके चले थे वो साइन की टर्म्स में ही थी, उसमें आपने साइन लेके चले थे। वहां पे अगर आप कोसाइन की फॉर्म में लेके चले होते तो यहाँ पे भी फिर आपको एम्पलीट्यूड में साइन वाली टर्म को देखना होता, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनती वो बनती फिर आपकी y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी एटसेट्रा की फॉर्म में। और अभी जो इक्वेशन बनेगी अभी वो बनेगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एटसेट्रा की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में क्यों बनी है? क्योंकि जो गिवन इक्वेशंस हैं जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है वो भी साइन की टर्म्स में आप लेके चले हो, तो इसलिए साइन वाली इक्वेशन बनेगी। तो जो कोस वाली टर्म है वो एम्पलीट्यूड में काउंट होगी। तो वही मैंने किया कि कोस वाली टर्म को एम्पलीट्यूड में काउंट कर लिया। और अब इस एम्पलीट्यूड को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कॉन्स्टेंट। इसमें टी टर्म है यानी कि टाइम है इसमें, तो ये टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। और एम्पलीट्यूड अगर टाइम के साथ में वेरी करता है तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी वेरी करती है टाइम के साथ में। तो वो सेम पॉइंट पे इंटेंसिटी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, इसी को बीट्स कहते हैं। दिस फॉर्मेशन, दिस इज बीट फॉर्मेशन, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ बीट फॉर्मेशन। तो ये एम्पलीट्यूड का एक ही पॉइंट पे कम होना, ज्यादा होना, कम होना, ज्यादा होना, और बड़े रेगुलर इंटरवल में चलता है। वो रेगुलर इंटरवल अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कि जो इंटेंसिटी मैक्सिमम बनती हैं उनके बीच में कितना फ्रीक्वेंसी रहती है, इंटेंसिटी मिनिमम होती हैं जहाँ पे उनके बीच में कितना फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना मिली है इस लास्ट इक्वेशन में लिख रखा है मैंने, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन लिखा है पुट 2a कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू a, यही एम्पलीट्यूड है। इक्वेशन जो बन गई वो सिंप्लीफाई होकर के वो y इक्वल टू a साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी इस फॉर्म की बन गई। बस इस फॉर्म से तो इतना ही पता चलता है कि जिस फॉर्म की इक्वेशन थी उसी फॉर्म की इक्वेशन बन रही है, वहां पे भी वेव की इक्वेशन थी, यहाँ पे भी वेव की इक्वेशन बन रही है, दैट्स इट। तो इससे तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है, इससे और ज्यादा पता चलाना नहीं है। अब इसके एम्पलीट्यूड पे फोकस करना है अपने आप को, वो एम्पलीट्यूड ही हमें इंटेंसिटी देगा और फ्रीक्वेंसी भी वहीं से मिलेगी। नाउ फॉर मैक्सिमम, अच्छा वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड a इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन t। नाउ फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए, a की वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए इसमें जो ये टर्म आ रही है कोस पाई ब्रैकेट में n1 माइनस n2 इंटू टी, इसको प्लस माइनस 1 होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम के लिए प्लस 1 होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए, और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। पहली कंडीशन है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए प्लस माइनस 1 लेके चल रहे हैं, और फिर बाद में मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए 0 लेके चलेंगे। तो अभी पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे फोकस करते हैं। सो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू, इट मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 कब होती है? कोस की वैल्यू इन सब एंगल के लिए होती है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एटसेट्रा के लिए। 0 के लिए प्लस 1 होती है, देन पाई के लिए माइनस 1 होती है, देन 2 पाई के लिए प्लस 1 होती है, देन 3 पाई के लिए माइनस 1 होती है, एंड सो ऑन। तो ये दोनों प्लस माइनस 1 दोनों ही कंसिडर की गई हैं इसमें, क्योंकि एक पे वो ये मैक्सिमम ही है दोनों, एक में ऊपर मैक्सिमम जा रही है और एक में नीचे मैक्सिमम जा रही है। तो इसमें n1 माइनस n2 इंटू टी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 1 2 3। ठीक है, तो यहां से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।
t इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 1/n1 माइनस n2, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू 2/n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज आपको मिलती जाती हैं। तो ये आपको टाइम की वो वैल्यूज मिल गई हैं जिन पे एम्पलीट्यूड +1 -1 +1 -1 इंटू उसका जो एम्पलीट्यूड था a। तो ये एम्पलीट्यूड अपनी मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज अटेन करता है इन वैल्यूज पे। मैक्सिमम मिनिमम में इस सेंस में बोल रहा था कि मैक्सिमम ऊपर तक जा रहा है और इधर मिनिमम नीचे तक जा रहा है, तो वो भी मैक्सिमम ही है, मैक्सिमा इसको कहते हैं। तो मैक्सिमा में मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों ही काउंट होती हैं। तो ये वैल्यूज आपको मिल गई, यानी कि इन पर्टिकुलर टाइम्स पे, यानी कि 0 पे, 1/n1 माइनस n2 पे, 2/n1 माइनस n2 पे, 3/n1 माइनस n2 पे, ये सारी टाइम्स की वैल्यू पूरी सीरीज है। ये सारी वैल्यूज पे आपको मैक्सिमम वैल्यूज मिलती हैं। इनके बीच का टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं आप आसानी से। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज इज 1/n1 माइनस n2, इतना ही टाइम इंटरवल है। कोई भी दो का बीच का डिफरेंस ले लो तो वो सेम ही मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी कि सेम टाइम पे मैक्सिमा मिल रहे हैं आपको। सेम टाइम पे एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम कर रहा है, और इस टाइम इंटरवल को आप उसका टाइम पीरियड बोल रहे हो। तो टाइम पीरियड कितना मिल गया यहाँ पे आपको? 1/n1 माइनस n2 मिल गया। और इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल n1 माइनस n2। तो आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली मैक्सिमम इंटेंसिटीज के बीच की, राइट। इसी तरीके से मिनिमम इंटेंसिटीज कहाँ पे बनती हैं? तो मिनिमम इंटेंसिटी जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहाँ पे बनेगी। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम यानी कि 0, तो 0 के हमने लिख दिया ये टर्म 0, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके t की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 रहता है। तो 0 कोसाइन की किन वैल्यूज के लिए रहता है? π/2, 3π/2, 5/2 एटसेट्रा वैल्यूज के लिए। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग n1 माइनस n2 इंटू टी की वैल्यूज आपको मिलती है 1/2, 3/2, 5/2 एटसेट्रा। और इसकी कोरस्पॉन्डिंग टाइम की आपको वैल्यूज मिलती हैं 1/2 इंटू n1 माइनस n2, 3/2 इंटू n1 माइनस n2, 5/2 इंटू n1 माइनस n2। तो ये सारी वो वैल्यूज हैं जिन पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक रेगुलर टाइम इंटरवल ही है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और वो टाइम पीरियड यहाँ पे भी 1/n1 माइनस n2 ही है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 ही है। और ये जितनी भी टाइम की वैल्यूज हैं जो ऊपर आपको सीरीज मिली थी उनके बीच की वैल्यूज हैं। ऊपर आपको सबसे पहला टाइम मिला था 0, और उससे नेक्स्ट टाइम मिला था 1/n1 माइनस n2, और यहाँ पे जो सबसे पहला टाइम मिल रहा है वो है 1/2 इंटू n1 माइनस n2। तो दिस टाइम कम्स बिटवीन जो पहले दो टाइम थे ऊपर की सीरीज के, यानी कि 1/2 इंटू n1 माइनस n2 कम्स बिटवीन 0 एंड 1/n1 माइनस n2। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है मिनिमम एम्पलीट्यूड वाली, यानी कि 0 एम्पलीट्यूड वाली, ये ऊपर वाली सीरीज के टाइम्स के बिल्कुल बीच में पड़ती है, ठीक है। तो मैक्सिमम बनते रहते हैं, उनके बीच बीच में मिनिमम बनते रहते हैं। ये जो इस तरह का पैटर्न होता है इसी को बीट कहते हैं, कि इसमें एक बार मैक्सिमम बनता है, एक बार मिनिमम बनता है, मैक्सिमम बनता है, मिनिमम बनता है। यहाँ पे मिनिमम का मतलब एम्पलीट्यूड 0 से है, और मैक्सिमम का मतलब +1 और -1 दोनों से है। ये बात ध्यान में रखनी है। और आपने एक तो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया 1/n1 माइनस n2, इतना टाइम इंटरवल होता है दो मैक्सिमम के बीच में और दो मिनिमम के बीच में, यानी 0 वैल्यूज के बीच में भी। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की विच इज n1 माइनस n2। और ये n1 और n2 क्या है? n1 n2 लीनियर फ्रीक्वेंसीज हैं। जो गिवन वेव्स थी उनकी फ्रीक्वेंसी आप लेके चले थे ω1 और ω2, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसीज थी, इनके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर फ्रीक्वेंसीज हैं n1 और n2। तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। जो वेव्स आपको दे रखी हैं उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका डिफरेंस केवल लेना होता है, वही
बीट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। और बीट्स की फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? बीट्स की फ्रीक्वेंसी से दो मतलब है। जब बीट की फ्रीक्वेंसी आप स्पेसिफाई करते हो तो आपको ये भी बताना होता है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा के बीच में कितना टाइम लगता है, या 1 सेकंड में कितने बार रिपीट होती हैं, और इसी तरीके से 000 के बीच में कितना टाइम लगता है और कितने बार रिपीट होती है 1 सेकंड में। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो n1 माइनस n2 इज वॉट? n1 माइनस n2 इज n1 माइनस n2 इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज कि 1 सेकंड में कितने बार मैक्सिमम, यानी कि +1 एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद -1, फिर +1, फिर -1, या सेम चीज आपको मिल रही है कि पहला 0 एम्पलीट्यूड, पहला 0, फिर एम्पलीट्यूड दोबारा 0 कब हुआ, फिर तीसरी बार 0 कब हुआ, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 1/n1 माइनस 2, और 1 सेकंड में कितनी बार हुआ है 000 n1 माइनस n2 बार। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव अब डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेशनरी वेव की इक्वेशन रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेशनरी वेव का मतलब समझ लेते हैं। एक ऐसी वेव जो प्रोपेगेट ना करती हो किसी डायरेक्शन में, उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। एक प्रोपेगेटिंग वेव की इक्वेशन हमने पढ़ी है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म की होती है, y = a sin ωt - kx। इस तरह की जो इक्वेशन है वो एक प्रोपेगेटिंग वेव रिप्रेजेंट करती है। या ये तो इसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्म और भी हैं। तो एक vt - x वाली स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, वो vt - x वाली फॉर्म में लिख दो। तो वो एक ट्रेवल करने वाली वेव की, प्रोपेगेट करने वाली वेव की इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन ना मिले तो इसका मतलब वो प्रोपेगेटिंग वेव नहीं होगी। तो इस टॉपिक में हम जो रिजल्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं, जो दो वेव्स जब आपस में इंटरफेरेंस करेंगी और उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, वो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन इस vt - x फॉर्म की या ωt - kx फॉर्म की नहीं होगी। और ये ωt - kx फॉर्म की अगर नहीं होगी, vt - x फॉर्म की अगर नहीं होगी, तो इट सिंपली टेल्स यू कि द वेव विच यू जस्ट ऑब्टेन्ड इज नॉट ए प्रोपेगेटिंग वेव, तो वो स्टेशनरी वेव होती है। तो ये मैकेनिज्म पे, ये प्रोसीजर पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रैवलिंग वेव जो कि +x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, उसकी इक्वेशन आप मान लो। तो +x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करने वाली वेव की इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था -x लेके चलते हो उसमें। तो ये इक्वेशन लिख ली मैंने, y1 = a sin 2π/λ × vt - x। इसी में अगर vt + x ले लेता मैं, तो वो एक इक्वेशन होती जो कि -x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करने वाली वेव की होती। तो मैंने सबसे पहले +x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करने वाली वेव की इक्वेशन एज्यूम कर ली, विच इज y1 = a sin 2π/λ × vt - x। ओके, अब ये सामने बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक होती है। ये वेव चल के जा रही थी, सामने बाउंड्री है, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाएगी। और बाउंस, इधर से ये वेव आ रही है जो कि +x डायरेक्शन में जा रही है, उधर से बाउंस बैक होकर के आ रही है। तो ये दो वेव्स हो गई, और दोनों वेव्स के बीच में अब इंटरफेरेंस होगा। एक तो जाती हुई वेव है जो लगातार प्रोड्यूस हो रही है अपने सोर्स से। तो ऐसा नहीं है कि वो जो ट्रेवल होके आएगी, जब वो ट्रेवल होके आई जो पल्स है, वो पल्स तो तब तक वो तो प्रोपेगेट करके वापस आ रही है, लेकिन इधर से दूसरी पल्स आ गई फिर, तो ये दूसरी पल्स के साथ में प्रोपेगेट करेगी, जो कि उस वेव का ही पार्ट है। वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सिस। एक वेव में पल्सिस चलती रहती हैं। तो ये एक जो सबसे पहली जो पल्स चली, उधर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है बाउंड्री से, और इधर से दूसरी पल्स आ रही है। इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस से क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखने जा रहे हैं। तो +x एक्सिस के अलोंग, +x एक्सिस के अलोंग मूव करने वाली वेव की इक्वेशन आपने लिख ली, और उधर से जो बाउंस बैक होकर के आएगी उसकी इक्वेशन लिख लो। तो वो एक दो तरीके से उसकी रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक तो फ्री बाउंड्री से हो सकता है और एक रिजिड बाउंड्री से हो सकता है। तो जब फ्री बाउंड्री से होता है तो उसमें फेस चेंज नहीं होता, और रिजिड बाउंड्री से होता है तो उसमें फेस चेंज हो जाता है। तो फ्री बाउंड्री से आएगी तो उसके लिए इक्वेशन बस इतना लिखना है आपको, उसमें फेस चेंज तो होना नहीं है, तो फेस तो सेम रखोगे, लेकिन ये चीज उसमें चेंज कर दो कि नाउ इट इज ए वेव ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। तो वहां जब पहले इक्वेशन में vt - x लेके चल रहे थे, तो इस इक्वेशन में vt + x लेके चलोगे। द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए फ्री बाउंड्री, और इसकी इक्वेशन है y2 = a sin 2π/λ × vt + x।
तो प्लस एक्स क्यों लिया? बिकॉज इट इज ए वेव विच इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। और इसको फ्री बाउंड्री की जगह अगर रिजिड बाउंड्री के साथ में रिफ्लेक्शन लेते तब इसकी इक्वेशन क्या लिखते? y2 इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। तो एक माइनस आ जाता है सिर्फ एम्पलीट्यूड में। तो ये माइनस किस वजह से आया? क्योंकि फेस चेंज होता है इसमें, 180 डिग्री का फेस चेंज होता है, तो वो माइनस के टर्म्स में रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकली माइनस आता है। ठीक है, तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फ्री बाउंड्री के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दो वेव्स हमने समझ ली और इन दोनों वेव के बीच में अब इंटरफेरेंस हम करने जा रहे हैं। तो पहली वेव क्या है? y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स, और दूसरी क्या है? y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकलेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसमें y1 की वैल्यू ऊपर से ले आओ, y2 की वैल्यू ऊपर से ले आओ, सब्सटीट्यूट कर लो, सोल्व कर लो, तो रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। बस ये करना है अब। तो हमने देखो ऊपर से y1 और y2 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट की, तो इक्वेशन हमारी बन गई y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स प्लस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला से इसको सोल्व करना है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और इससे जब इसे सिंप्लीफाई करोगे y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस वी टी प्लस एक्स अपॉन 2 कोस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस वी टी माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये बन गया y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी कोस 2 पाई बाई लेमडा इंटू माइनस एक्स, और इसमें ये लास्ट वाली जो टर्म है, यानी कि जो कोस वाली टर्म है, माइनस थीटा है इसमें, तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो माइनस हटा दो उसमें से, तो ये बन जाता है y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा कोस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। और इसमें ये जो v अपॉन लेमडा इसको 1 अपॉन कैपिटल टी सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। ये कौन से रिलेशन से लिखा है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव, इसी रिलेशन से ये लिख सकते हो। तो इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कोस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और इसमें जो 2 पाई बाई कैपिटल टी है ये ओमेगा है और 2 पाई बाई लेमडा है ये k है। तो इक्वेशन इस फॉर्म की आ गई y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कोस एक्स कोस के एक्स। तो ये तो मैंने आपको आसानी से इसको याद रख पाओ इसलिए इसको इजी फॉर्म में लिख दिया है, वरना इस फॉर्म तक लेके आने की ज़रूरत नहीं है कि ओमेगा टी और के एक्स वाली फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाली फॉर्म जो ये स्मॉल टी और स्मॉल एक्स के टर्म्स में थी, इसी से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि किन टाइम्स पे ज़ीरो होती है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और किन पोजीशंस पे ज़ीरो होती है, वो स्टडी करना है। तो वो तो वहीं से स्टडी हो जाएगा एक्सप्लिसिटली, नीचे वाली से भी हो जाएगा लेकिन इससे भी हो जाएगा। y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कोस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो इस इक्वेशन में अब हमें बस ये समझना है कि x की किन वैल्यूज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और x की किन वैल्यूज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और t की किन वैल्यूज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और मैक्सिमम होता है। हियर आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले इसको ये देखो आप, ये जो इक्वेशन मिली है किस फॉर्म की है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म की नहीं है। साइन ना तो साइन के आर्ग्यूमेंट में ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा, ना कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा। जबकि आप जो इक्वेशंस लेके चले थे साइन के आर्ग्यूमेंट में ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब वी टी माइनस एक्स वाली फॉर्म में लेके चले थे, तो वहाँ पे वी टी माइनस एक्स वाली फॉर्म थी और यहाँ पे वी टी माइनस एक्स आ ही नहीं रहा, ना साइन के आर्गूमेंट में आ रहा ना कोसाइन के आर्गूमेंट में आ रहा। इसका मतलब ये वेव एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? फिर ये एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। और अब इस स्टेशनरी वेव के लिए ये कैलकुलेट करते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो है डिस्प्लेसमेंट और किन वैल्यूज़ के लिए मैक्सिमम है। तो जिन वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो रहता है उनको नोड्स कहते हैं और जिन वैल्यूज़ के लिए मैक्सिमम रहता है उनको एंटी नोड्स कहते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, एक्स की ये सारी वैल्यूज़ अगर तुम सब्सटीट्यूट करोगे 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा एटसेट्रा, तो कोस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यूज़ विल बिकम अल्टरनेटली +1 -1।
और +1 और -1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज़, जो कि कोसाइन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इन पॉइंट को एंटी नोड्स कहते हैं, जहाँ पे इक्वेशन अपनी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम कर रहा है, +1 और -1 इनटू एम्पलीट्यूड। तो इन पॉइंट्स को एंटी नोड्स कहते हैं। और जहाँ पे 0 रह जाए एम्पलीट्यूड, उन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं। तो x इक्वल टू λ/4, 3λ/4 एटसेट्रा पे हमेशा cos 2π/λ इंटू x की वैल्यू 0 मिलती है। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। तो नोड्स का और एंटी नोड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ना तो सारे पॉइंट ना तो नोड हैं, ना सारे पॉइंट एंटी नोड हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे नोड बनता है हमेशा। ये नोड बनने का मतलब है उन पॉइंट पे तो एम्पलीट्यूड 0 ही रहता है हमेशा। वो पॉइंट तो शायद ओसिलेट ही नहीं कर रहे, अपनी जगह पे स्टिल है, वो ओसिलेट ही नहीं कर रहे शायद, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा नोड ही बना रहता है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एंटी नोड बनते हैं। एंटी नोड बनते हैं कि वहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम करते हैं। अब वो मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम करने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहते हैं हमेशा। वो तो ये होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, ओसिलेट कर रहे होते हैं वो। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं। किसी समय तो हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे भी होते हैं, तो 0 से पास हो रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो पॉइंट ऐसे हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन कर पाते हैं। बाकी सारे पॉइंट का कुछ जो पॉइंट नोड है और जो पॉइंट एंटी नोड है, इन्हें छोड़ के बाकी पॉइंट की क्या सिचुएशन है, वो क्या है, वो नोड है या एंटी नोड है? ना वो नोड है और ना वो एंटी नोड है। नोड तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होता है, वो स्टिल नहीं रहते अपनी पोजीशन पे। उनके लिए हमेशा एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होती। तो वो थोड़ा बहुत ओसिलेट तो करते हैं, लेकिन जो उनका एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कम रहता है मैक्सिमम से। वो उतना ही जाने के लिए फ्री होते हैं, बस वो उतनी सी रेंज में, मैक्सिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जो पार्टिकल यहाँ है वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, इतने रीजन में ओसिलेट कर रहा है। तो ये अब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इधर मिनिमम वैल्यू ले रहा है। एक दूसरा पार्टिकल इसके एडजेसेंट यहाँ रखा है, ये केवल इतना ही ओसिलेट कर पा रहा है, ये यहाँ तक जाने के लिए फ्री नहीं है, जाता ही नहीं है, सिर्फ इसी बीच में ओसिलेट करता रहता है। तो ये पॉइंट ना तो नोड है ना एंटी नोड है। ये वाला जो पॉइंट था जिसमें वो अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज तक जा रहा है, ये एंटी नोड है। एक पॉइंट यहाँ पे आगे ऐसा है, ये तो ओसिलेट ही नहीं कर रहा, ये हिलता ही नहीं अपनी जगह से, ये पक्का नोड है, ये पक्का एंटी नोड है। और ये बीच के कई सारे पॉइंट्स हैं, ये ना नोड है ना एंटी नोड है। इनके सबके एम्पलीट्यूड बराबर भी नहीं है, किसी का एम्पलीट्यूड इतना है, किसी का इतना। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट पॉइंट। तो सारे पॉइंट ऐसे नहीं है, ये सारे पार्टिकल ऐसे नहीं है जिनका एम्पलीट्यूड बराबर है। सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, किसी के लिए एम्पलीट्यूड की कुछ वैल्यू है, किसी के लिए कुछ वैल्यू है। कोई कितना वैल्यू एज्यूम कर सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और कोई कितना एज्यूम कर सकता है। तो ये मतलब है इसका। अच्छा, और अब डिफरेंट टाइम्स पे तो पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन में होते ही हैं। तो किसी समय पे हो सकता है कि वो एक्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और किसी समय हो सकता है मैक्सिमम हो। एंटी नोड वाले पार्टिकल की बात करें, नोड वाले तो हमेशा 0 ही होगा उनके लिए, तो वाई। तो कुछ अब इसमें टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो टी की वैल्यू अगर T/4, 3T/4 ये सारी वैल्यूज रखो, तो sin 2π/T इंटू स्मॉल t बिकम्स 0। तो एट दिस इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट ऑल पॉइंट्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है सभी पॉइंट्स के लिए। तो अब जो नोड्स हैं वो तो 0 रहती ही हैं, लेकिन ये सभी पॉइंट के लिए 0 बोलने का मतलब ये हो गया कि एंटी नोड्स के लिए भी 0 रहता है, एंटी नोड्स के लिए भी 0 रहता है। और इसी तरीके से कुछ टाइम ऐसे हैं जैसे t=0, T/2, t एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन केसेस में sin 2π/T इंटू स्मॉल t बिकम्स अल्टरनेटली +1 एंड -1। तो +1 और -1 होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम कर रहा है। तो एट दिस इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट ऑल पॉइंट्स एंड बिकम अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आई होप कि ये स्टेशनरी वेव्स के ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा। इस पेज में इतना ही है, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे।